सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है आपके काइनेमेटिक्स में, और कुछ पार्ट आपको लॉस ऑफ मोशन में दिया हुआ है ना। तो इसलिए मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया इसको, आज दोनों को एक साथ ही पढ़ा देंगे, फिर दो पार्ट में स्प्लिट करने का फायदा नहीं होता है, वो फिर हम भूल जाते हैं, है ना। तो आज जो आपका नया टॉपिक है दैट इज योर सर्कुलर मोशन, वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। कि आज का जो नया टॉपिक है दैट इज योर सर्कुलर मोशन, वो हम कर लेते हैं। हाँ सही, रिकॉर्डिंग अभी एक्चुअली कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था कल, है ना, या कहीं और रिकॉर्ड हो गया शायद, जो भी है। चलो, तो आज जो एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज योर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना। तो सर्कुलर मोशन के भी दो पार्ट होते हैं, तो आज का जो टॉपिक का नाम है दैट इज योर सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स या काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये आज हम पढ़ेंगे। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसकी बेसिक काइनेमेटिक्स क्या होती है ना। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, तो उसमें हम वी विल स्टडी द सर्कुलर मोशन डायनामिक्स। तो ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं होता है, 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ना आप, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है ज्यादा ही, ये हम कर सकते हैं इसे। चलो, तो सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि इसके मोशन के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आता है बेसिकली आपके वे डिफाइन द मोशन पैरामीटर्स, कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो उसके बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे। जैसे कि सिंपल, आप जब ट्रांसलेशन मोशन कर रहे थे तो बेसिक पैरामीटर आपने डिफाइन किए थे, वैसे सर्कुलर मोशन के भी पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर इसमें होता है वे डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हम डिफाइन करते हैं कि सबसे पहला जो पैरामीटर हो जाएगा वे डिफाइन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम जानते ही हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल ही हो जाएगा, है ना। कि बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम जब बोल रहे हैं, जस्ट हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, है ना, एट ए फिक्स पॉइंट, एट ए फिक्स पॉइंट, है ना, इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल से आपने बोला कि कोई सपोज पार्टिकल पहले यहाँ पे था, ये ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, कि किसी P1 पॉइंट से कहाँ तक पहुंच गया, बेसिकली आपका P2 पॉइंट तक। तो इसने किसी पर्टिकुलर इसके जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वहां पे इसने एंगल सबटेंड किया होगा। तो आप कोई भी चूज कर लो कि हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं किसी ओ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, है ना। तो ओ के रिस्पेक्ट में जो ये एंगल ट्रेवल करता है इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सा एंगल सबटेंड बाय द मूविंग पार्टिकल एट ए फिक्स पॉइंट पे जो होता है इसी को वी कॉल इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है ना, यूनिट इज रेडियंस। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जैसे आपकी रेडियन होती है ना। और हम ये जानते ही हैं कि भाई 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना। तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे आपका पाई रेडियंस। तो हमेशा ध्यान रखना यूनिट जो इसकी होती है वो रेडियंस में होती है। तो दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला टर्म आपने डिफाइन किया यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा टर्म आ जाएगा सेम वही चीज, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, कि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी भी दो तरह की हो जाएगी, एक तो हम लिख सकते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो जो आपकी एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एवरेज, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, कि अगर किसी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल कोई बॉडी सब्ट्रैक्ट कर रही है तो उसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो जाएगी। और इस एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होगी दैट इज जो रेडियन पर सेकंड, हाँ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। बात वही है कि एवरेज कोई भी हो रेडियन पर सेकंड ही होती है, चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, है ना। इंस्टेंटेनियस हम डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे।
तो डी थीटा बाई डी टी जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और कोई भी हो इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि कई बार एंगुलर वेलोसिटी ना आरपीएम के टर्म्स में दिया होता है, कि एंगुलर वेलोसिटी किसी बॉडी की जो दी होती है कई बार वो आरपीएम के टर्म्स में दी होती है ना। एंगुलर वेलोसिटी जो दी होती है वो आरपीएम दिया होता है। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। भाई 1 मिनट में इतना रिवॉल्व कर रही है तो उसी को हम आरपीएम बोलते हैं। तो आरपीएम को पहले रेडियन पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर लोगे। जैसे किसी ने भी आपसे बोला कि ये बॉडी रोटेट विथ ए स्पीड ऑफ कैपिटल एन आरपीएम, है ना। कैपिटल एन कोई नंबर होगा, इतने आरपीएम से रोटेट हो रही है ना। तो फाइंड दिस एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड, then find its angular speed या angular velocity in radian per second, in radian per second। तो एकदम आसान सा है कि भाई एक रिवॉल्यूशन में वो वहां 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करेगा ना, मतलब 2 पाई एंगल ट्रेवल करेगा। तो मतलब ओमेगा की जब हम लिखेंगे रेडियन पर सेकंड में तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू एन। तो भाई एक रिवॉल्यूशन में अगर 2 पाई एंगल ट्रेवल कर रहा है तो एन रिवॉल्यूशन में 2 पाई एन कर लेगा। और यहाँ पे ये चीज आरपीएम में है लेकिन आपको तो पर सेकंड में चाहिए, तो 60 से डिवाइड कर दोगे। तो जब भी आपको आरपीएम दिया हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी, है ना। कि अगर स्पीड इसकी एन आरपीएम है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमेशा रिवॉल्यूशन पर मिनट को आप आरपीएम में कन्वर्ट करोगे, आरपीएम को आप कन्वर्ट करोगे रेडियन पर सेकंड में, है ना। तो आपका आ गया। तो पहला टर्म आपने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी आ गया एंगुलर वेलोसिटी। सेम वे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। इस सेम वे हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं वो डिस्कस एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जब भी आप इसको डिफाइन करोगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। क्या एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा बेसिकली आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं अल्फा, और ये आपका डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, है ना। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाएगा इसी को हम क्या बोलेंगे बेसिकली आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। और अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगी। और अल्फा की जो यूनिट होगी, कि अगर हम यहाँ पे अल्फा की यूनिट लिखना चाहें तो अल्फा की जो यूनिट होगी वो आपकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी के। ये तो वैसे ही एकदम कि भाई जैसे डी एक्स बाई डी टी वी होता है और डी बाई डी टी ए होता है, उसी की जगह पे यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी आपका ओमेगा हो गया और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया, इसलिए आपका अल्फा हो गया। अल्फा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। वही बात है कि जैसे आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स पढ़ते थे सिंपल मोशन में, वैसे हम सर्कुलर मोशन में पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो आप इसे। कि इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, आपको तो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होगी इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है ना, लेकिन नहीं वो भी चेंज नहीं होती, सॉरी मैग्नीट्यूड वर्ड लगाना जरूरी नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो सर्कुलर मोशन में तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते हो
आप यहाँ पे लिख दोगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। जैसे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हो, उसकी जगह पे डेल्टा थीटा आ जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। इसमें ओमेगा नॉट जो हो जाएगा वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, कि ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। यहाँ में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे डेल्टा थीटा आपने लिखा है, इसकी जगह पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स भी यूज कर सकते थे कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, आप यूज कर लोगे। तो ये थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स जैसे आप सिंपल मोशन में यूज करते थे, उसको आप सर्कुलर मोशन में भी यूज कर सकते हो एंगुलर टर्म्स में, बस टर्म चेंज हो जाएंगे, वी की जगह पे ओमेगा आ जाएगा और ए की जगह पे अल्फा आ जाएगा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डेल्टा थीटा आ जाएगा। डेल्टा थीटा ही क्या है बेसिकली आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब एक चीज थोड़ी सी आती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, जैसे आप थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, कोई भी सर्कुलर मोशन आप प्लॉट कर लो यहाँ पे कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। तो मैंने बोला कि भाई ये पार्टिकल का सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन आपका ये है, और इस सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से ये पार्टिकल रोटेट हो रहा है। तो अगर ओमेगा होगा तो पार्टिकल जब इसमें मूव करेगा तो उसकी वी भी तो कुछ होगी, तो वी को हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा जो हो जाएगा वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इसको हम कैसे रिलेट करें कि भाई हाउ टू रिलेट द वी एंड ओमेगा, तो उसको रिलेट करना भी एकदम आसान है कि जब आप वी एंड ओमेगा को रिलेट करोगे तो थोड़ा सा एक डेरिवेशन आप कर लो, तो वी एंड ओमेगा आ जाएगा। कि मेन पर्पस आपका यही है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग चीजें हैं। ओमेगा की वजह से ही वी है, रिलेशन बिटवीन, है ना, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और r अगर इसकी रेडियस है, तो इन तीनों को आपको रिलेट करना होता है। तो एकदम आसान सी चीज है, आप थोड़ा ध्यान दो कि सपोज किसी टी टाइम में ना ये जो पार्टिकल था वो यहां से यहां पहुंच गया, है ना, यहां से यहां पहुंच गया है पार्टिकल, तो इसने कुछ एंगल जो ट्रेवल किया है वो डेल्टा, है ना, कि इसने जो एंगल ट्रेवल किया वो कितना कर लिया, बेसिकली आपका डेल्टा थीटा कर लिया, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, वो आपका डेल्टा एस हो गया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बेसिकली आपका डेल्टा एस हो गया। तो जब मैं यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी लिखूंगा, है ना, तो लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो तो आपकी हो जाएगी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस लिख रहे हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये तो हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट जो होता है कि अगर किसी टी टाइम में, है ना, डेल्टा टी टाइम में अगर ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा एस हो गया है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हो गया है। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख लोगे आप इसमें। अब यहाँ से आप देखो कि जो डेल्टा एस है वो लेंथ ऑफ द आर्क ही तो है, तो डेल्टा एस की वैल्यू हम क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, रेडियस इंटू एंगल, आई कैन राइट दिस, ये लेंथ ऑफ द आर्क होगा वो रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड आ जाएगा, तो उसको आप यहाँ पुट कर दो। तो जैसे मैं यहाँ से पुट करूंगा तो यहाँ से लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना, और डेल्टा एस की जगह पे हम पुट कर सकते हैं आर इंटू डेल्टा थीटा बाई आपका डेल्टा टी। तो आपका इसमें आर तो कांस्टेंट है ना, डायरेक्शन भले कांस्टेंट ना हो, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो आर यहाँ से बाहर आ गया, तो ये आपका आ गया बेसिकली आपका लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और यही चीज तो डी थीटा बाई डी टी होता है। तो फर्दर मैं लिख सकता हूँ कि वी इक्वल टू आपका हो जाएगा आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा होता है, तो हम लिख सकते हैं कि वी इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, है ना, कि जब ये डी थीटा बाई डी टी तो आपका ओमेगा है ना, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी डी थीटा बाई डी टी, तो हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो ये रिलेशन है कि जब भी कोई पार्टिकल अगर किसी इंस्टेंट में ओमेगा से रोटेट कर रहा है और उसकी लीनियर वेलोसिटी अगर वी है,
तो v इक्वल टू ओमेगा ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपको जानना होता है ना, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी में ये आपका क्या होता है, आपका रिलेशन होता है हाँ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको जानना होता है आपसे। ठीक है, या हाँ, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना है। वेरी सिंपल चीज है कि पहले तो मैंने टर्म्स को डिफाइन कर दिया कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही होता है, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, और जो अल्फा होगा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी डी ओमेगा बाई डी टी। और फिर मैंने बोला अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स हम यूज कर सकते हैं। और फिर एक चीज आ गई कि जब भी कोई चीज रोटेट करेगी तो उसकी लीनियर स्पीड भी तो होगी पेरीफेरी में। आप जब दौड़ोगे तो आप बोलोगे ना मैं इतनी स्पीड से दौड़ रहा हूँ, इतने मीटर पर सेकंड से, है ना, और सेंटर के अबाउट ओमेगा भी होगा, एंगल भी चेंज हो रहा होगा। तो दोनों में आपस में लिंक होता है, और वो लिंक ये होता है कि v की वैल्यू क्या होती है ओमेगा आर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा इन वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर होता है। वैसे वेक्टर फॉर्म उतना यूज नहीं होता है, सिंपल v इक्वल टू ओमेगा आर यूज होता है ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्या आपने कर लिया ऐसे रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये आपने कर लिया ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी कि भाई सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, कि सर्कुलर मोशन हमेशा जो कैटेगरी होती है वे डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी। इस सर्कुलर मोशन की आपकी दो कैटेगरी होगी, एक तो आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। कि जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, है ना, तो एक तरह का जो सर्कुलर मोशन होगा वी कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, कि भाई सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का जस्ट मतलब है कि स्पीड जो रहती है पार्टिकल की कांस्टेंट रहती है, कि चाहे वो एंगुलर स्पीड हो चाहे लीनियर स्पीड हो, तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो कोई भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, किसी सेंटर के अबाउट, इसका रेडियस आर है, तो हमेशा इसकी स्पीड सेम ही रहेगी। यहाँ पे अगर इसकी स्पीड v है तो यहाँ पे भी स्पीड क्या रहेगी, v ही रहेगी। तो हर जगह पे जब स्पीड सेम रहती है ना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्वियस बात है अगर v सेम रहेगा तो ओमेगा भी सेम रहेगा, और v और ओमेगा में जो रिलेशन होगा v इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। तो इस तरह का मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन आप ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। वेलोसिटी में क्या हो रहा है ना, कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंजेस, है ना, ड्यू टू डायरेक्शन, है ना। स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी होती है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हम बोल नहीं सकते ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो कोई ना कोई एक्सटेंशन जरूर होगा जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, कि कोई ना कोई एक्सटेंशन जरूर होगा जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है।
उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ना, विच चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, कैक्सा एक्सेलरेशन जो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमेशा ये सेंटर सीकिंग होता है ना, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। हमेशा ही क्या होता है, बेसिकली आपका सेंटर सीकिंग होता है ना। इस एक्सेलरेशन ने क्या किया ना, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं लगता बॉडी के ऊपर तो ये बॉडी सीधे ऐसे चली जाती है ना यहाँ पे, तो ये सेंटर सीकिंग होता है तो खींच के इसको यहाँ ले आता है। इसके ऊपर एक एसी लगेगा, इसको पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले आएगा, है ना। तो हमेशा इसको खींच के अगर एक्सेलरेशन नहीं होता ये तो सीधे चली जाती। तो अगर इसको सर्कुलर पार्ट में रहना है तो इसको खींच के सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है इसको। तो हमेशा एक सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन होगा, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक चीज निकालनी होती है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी, हमेशा सेंटर की तरफ होगा, है ना, कि डायरेक्शन जो होगी हमेशा डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर। ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना, इस वो तो सेंटर होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये निकालना चाहते हैं, भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देयर इज अ वन डेरिवेशन, ये आपकी एक एनसीईआरटी डेरिवेशन है ना, एनटीआरसी डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, है ना, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी एक एनसीईआरटी डेरिवेशन है मैग्नीट्यूड। तो वो डेरिवेशन आप सिंपल सा कर सकते हो भाई, क्या इसका डेरिवेशन होगा, कि एनसीईआरटी डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड जो होता है ना। तो वो डेरिवेशन आपका ये है कि आप इसको इस तरह से सोच लो कि जैसे कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ना, कि ये बेसिकली आपका कोई सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है ना। और पहले पार्टिकल जो था वो यहाँ पे था कहीं पे, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे सपोज कोई v है, टर्न करके ये पार्टिकल अब यहाँ पहुंच गया, अब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, v डैश हो गई, है ना, कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये आपका सेंटर हो गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, बेसिकली आपकी v डैश हो गई, है ना, कि पहले इसकी वेलोसिटी जो v थी, अब ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, बेसिकली आपकी v डैश होगी, है ना। और सपोज यहां से यहां तक जाने में इसने कोई डेल्टा थीटा एंगल ट्रेवल किया, तो डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन तो मैं निकालना चाहता हूँ, तो जो डायरेक्शन चेंज वाला एक्सेलरेशन होगा उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा भाई जो इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, और चूंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, हाँ, कि डेल्टा वी टेंस टू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डेल्टा टी हो जाएगा। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि पहले जो रेडियस वेक्टर था, है ना, वो इस डायरेक्शन में था, है ना। अब जो रेडियस वेक्टर है आर डैश, उसकी रेडियस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डायरेक्शन चेंज हो गया इसलिए मैं इसको आर डैश लिख दे रहा हूं। अब ये वेक्टर ये है, तो जो डिफरेंस इन रेडियस होगा ये आपका डेल्टा आर डैश वेक्टर हो जाएगा, है ना। आप समझ, पहले रेडियस वेक्टर इस तरफ था पोजीशन वेक्टर, अब पार्टिकल अगर यहाँ से आ गया तो अब इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश हो गया, तो दोनों का डिफरेंस डेल्टा आर डैश यही तो हो जाएगा। अब ये जो डेल्टा आर डैश होगा इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा आर डैश होगा, ये जो डेल्टा थीटा की वैल्यू होगी ये आपका हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा, है ना। बीच का जो एंगल होगा वही लेंथ ऑफ द आर्क बाई रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क बाई रेडियस ही क्या होता है, बेसिकली आपका एंगल होता है। तो डेल्टा आर को अगर मैं आर से डिवाइड कर दूं तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये तो एक चीज अलग से आ गई, डेल्टा आर बाई आर आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे आपने यहाँ पे
रेडियस का ट्रायंगल बनाया है, हमें एक वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेंगे, है ना, कि हम यहाँ पे क्या बना लेंगे बेसिकली आपको एक वेलोसिटी ट्रायंगल। तो वेलोसिटी ट्रायंगल आप इस तरह से बनाओगे कि भाई जो v वाला वेक्टर है उसको तो ऐसे ही छोड़ दिया हमने, वेलोसिटी फाइनल से वेलोसिटी इनिशियल को आपको माइनस करना होता है ना। तो जस्ट वेलोसिटी ट्रायंगल जब आप बनाओगे तो जस्ट आप इसको ऐसे लिख दोगे, भाई ये आपका एक वेक्टर हो गया v, और ये वाला वेक्टर जो हो गया आपका v डैश हो गया, ये वेक्टर आपका v वेक्टर हो गया, ये v डैश हो गया, इसके पहले यहाँ शिफ्ट करके ले आए, ये जो वेक्टर होगा ये डेल्टा v डैश हो जाएगा, और ये जो डेल्टा v डैश होगा ना, यही डायरेक्शन इसकी सेंटर की तरफ होगी ऐसे, क्योंकि सेंटर सीकिंग होगा, चेंज इन वेलोसिटी का सेंटर की तरफ होगी, तभी एक्सेशन की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होगी। अब आपको पता है अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, डेल्टा थीटा। तो जैसे आपने इस ट्राइंगल में ये डिसाइड किया था, यहां से मैं डेल्टा थीटा डिसाइड कर सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा थीटा हो जाएगा, डेल्टा आर बाई आर डेल्टा थीटा हो जाएगा, दोनों चीज इक्वल है। तो मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि जो डेल्टा वी बाई वी होता है ये डेल्टा आर बाई आर के इक्वल होता है। तो मतलब यहाँ से डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बताता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एनसीईआरटी डेरिवेशन ऑफ सेंटर रिलैक्सेशन मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ होगी, वो चेंज होती रहेगी, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा बाद में आप उसको मेमोराइज करना है आपने। है ना, एनसीईआरटी डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्शन मैग्नीट्यूड, है ना, ये आपका देना इस तरह से। तो जस्ट आपने ये निकाल लिया कि भाई सेंट्रल एक्शन का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इस पेज में जस्ट दो लाइन लिख दूंगा कि भाई एक तो मैंने लिखा कि सेंट्रल एक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये आपका होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा ये हो जाएगा। और अभी आपने पढ़ा कि जो डेल्टा वी बाई वी होगा ये डेल्टा आर बाई आर के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ से डेल्टा वी की जो वैल्यू होगी वो वी बाई आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। उसको आप यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे सेंट्रल एक्शन की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और v बाई आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगा बाई डेल्टा टी। तो v बाई आर को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी वेलोसिटी तो होती है, वही जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होगा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी की जगह पे हम ले सकते हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा टर्म वी के इक्वल हो गया, ये आपका आ गया वी स्क्वायर बाई आर। हाँ, तो ये आपने ड्राइव कर लिया कि सेंट्रीपिटल एक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा अगर उसकी स्पीड v है तो v स्क्वायर बाई आर के इक्वल हो जाएगा। हाँ, कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेशन। ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, छोटा सा एक डेरिवेशन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो ये डायग्राम बनाओगे और एनसीईआरटी एक बार देख लोगे, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, तो इससे आपको याद है। जैसे मैंने लिखा v के टर्म्स में, मैं इसको ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकता था, तो v इक्वल टू ओमेगा आर तो होता है। तो अगर मैं v इक्वल टू ओमेगा आर यहाँ पे यूज कर लूँ तो सेम सेंट्रीपिटल एक्शन की जगह पे मैं ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूँ।
है ना, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। अगर आपको लीनियर स्पीड दिया हुआ है तो वी स्क्वायर बाई आर यूज कर लो, अगर आपको एंगुलर स्पीड दिया हुआ है तो ओमेगा स्क्वायर आर यूज कर लो। मतलब कभी भी सर्कुलर मोशन बिना एक्सेशन के नहीं हो सकता है, तो डायरेक्शन को तो चेंज करना पड़ेगा, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक सेंटर सीकिंग एक्सेशन होगा, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेशन। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेशन होता है, सेंट्रीपिटल, है ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। तो AC इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ये हमने कर लिया। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे हम आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ये क्या चीज होगी, जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं इसमें, वी स्टडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंजेस, है ना। कैसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड भी चेंज होती है डायरेक्शन के अलावा, है ना, उसको नॉर्मली हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जस्ट ऐसा हो जाएगा कि ये कोई सर्किल आ गया, है ना, आप यहाँ पे ऐसा ले लो कि भाई किसी इंस्टेंट में यहाँ पे इसकी स्पीड अगर v1 है, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हुई है लेकिन मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, v2 हो जाएगी, मे बी इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकती है, v3 हो जाएगा, v4 हो जाएगा, मतलब स्पीड भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो सेंटर के अबाउट, मतलब इसका ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा मतलब इसमें एक अल्फा हो जाएगा, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना दो तरह के एक्सेशन आते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल, है ना, कि नॉन यूनिफॉर्म कोई भी सर्कुलर मोशन होगा तो इसमें दो तरह के एक्सेशन आ जाएंगे, एक तो सेंट्रीपिटल हो ही जाएगा क्योंकि वो तो चाहिए आपको, एक तो हो जाएगा सेंट्रीपिटल, है ना, AC, वो आपका डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन, है ना। एक आपका टेंजेंशियल एक्सेशन भी आ जाएगा, AT। टेंजेंशियल क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेशन होंगे, एक आपका सेंट्रीपिटल, दूसरा टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन चेंज करेगा और टेंजेंशियल आपका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो सेंट्रीपिटल की वैल्यू तो अभी आपने निकाल ली, ये v स्क्वायर बाई आर होती है। जो टेंजेंशियल होता है ना वो एक्चुअली डी बाई डी टी होता है, वो स्पीड को चेंज कर रहा है ना, तो डी वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको चेंज करता है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेशन होता है ना, जो कि मतलब सेंट्रीपिटल तो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, टेंजेंशियल जो होगा वो टेंजेंट के लॉन्ग होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होगा, टेंजेंट टेंजेंट के लॉन्ग होगा, टी, है ना। तो जो टोटल एक्सेशन होगा इसका रिजल्टेंट होता है ना, कि जो AC और AT का रिजल्टेंट होता है वो टोटल एक्सेशन होता है। तो अगर मैं इसको आपसे पूछे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सेशन कितना होगा, तो वो टोटल एक्सेशन ए जो होगा ना, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक्सेशन हो सकता है कुछ AC से एंगल बना रहा होगा, मान लो ये एंगल कुछ बना रहा है थीटा, है ना, कि AC से ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है, तो यहाँ से हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू AT बाई AC हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसमें ध्यान रखना कि नॉन फॉर्म में एक सेंट्रीपिटल होगा जो कि डायरेक्शन चेंज करेगा, उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, टेंजेंशियल होगा जो कि v को चेंज करेगा तो उसकी वैल्यू ये होगी, और टोटल एक्सेशन जो होता है इसका रिजल्टेंट होता है जो कि स्क्वायर और अंडर रूट करके आएगा, और उसका जो एंगल होगा AC से वो एंगल थीटा है क्योंकि AT बाई AC के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें जानना होता है। तो ये सर्कुलर मोशन की कैनेटिक्स में ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, जो कि चीजों को आप इस तरह से एनालाइज करोगे अपने तरह से।
ठीक है, तो ये बेसिक्स थोड़ा सा बना जो मैंने 2-3 पेज में आपको बताए हैं, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स। है ना, ये आपका आ गया। तो सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में ये वही काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, सारा कुछ है काइनेमेटिक्स में, आपको यही चीज दी हुई है ना, जो उस टाइम हमने नहीं पढ़ी थी। तो सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज के डेरिवेशन, थर्ड पेज, एंड ये आपका फोर्थ पेज आ गया। यार उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये नॉन यूनिफॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चन इस नॉन यूनिफॉर्म पे पूछे जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी नहीं होता, दो तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। यूनिफॉर्म में सिर्फ आपका सेंट्रीपिटल ही होगा, टेंजेंशियल नहीं होता। और वैसे टेंजेंशियल को हम अल्फा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप इसको लिख ही लो, सही रहेगा। आपने बोला ए टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी हो जाएगा ना, और वी इक्वल टू तो ओमेगा आर होता है, तो यहाँ से आर आपका बाहर निकल गया, डी ओमेगा बाई डी टी हो गया, और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेशन अल्फा आर के इक्वल भी होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा। जैसे सेंटीमीटर तो इसके इक्वल होता है, अब टेंजेंशियल एक्सेशन किसके इक्वल होगा, तो अल्फा इंटू आर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका ये, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ, उसको आप ट्राई करो बेस्ड ऑन द सर्कुलर मोशन काइनेटिक्स, तो उससे ज्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो न्यूमेरिकल कोई ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, जो हम थ्योरी पढ़े होते हैं उसी का रिवीजन ही होता है उससे। तो उसमें ऐसा नहीं कि सॉल्व हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, है ना। हाँ, जैसे ये कर लो जरा सा। हाँ, एक चीज यहाँ पे ये भी लिख लेना कि इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन सर्कुलर मोशन इज सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन मोशन। टू स्ट्रेट लाइन मोशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ना, सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो टेंजेंशियल में हम लीनियर वेलोसिटी की भी इक्वेशन लिख सकते हैं।
चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। देखो क्या था, इसने बोला कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इसकी यू जीरो है ना। यू ए ओमेगा नॉट, मैं यू के टर्म्स में ही कर लेता हूँ। मतलब दो तरीके से कर सकते हैं इसको, पार्टिकल की यू जीरो ले लो आप इसमें, और किसी टी टाइम के बाद इसने वी जो गेन किया वो वी नॉट कर लिया। तो हम जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है ना। तो हम बोलेंगे वी तो वी नॉट है, यू जीरो था, है ना। अच्छा नहीं, इन nth राउंड टाइम मतलब इसमें आप टाइम लेने से फायदा नहीं होगा, आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो भाई मैंने बोला है कि भाई टेंजेंट के अलोंग अगर हम देखें सर्किल के राउंड में, तो लीनियर और टेंजेंशियल मोशन सेम ही चीज होती है ना, कि लीनियर और सर्कुलर मोशन सेम चीज होती है। तो वी तो वी नॉट हो गया, यू जीरो आ गया। अब यहाँ पे एक्सेशन आप ध्यान रखना, एक्सेशन जो लोगे वो टेंजेंशियल लोगे, क्योंकि आप टेंजेंट के अलोंग ही तो स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर रहे हो। और देखो nth राउंड, एक सर्किल की जो पैरामीटर होती है वो टू पाई आर होती है ना, एक सर्किल की पैरामीटर जो होती है वो टू पाई आर होती है। तो अगर एन राउंड कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एन इंटू टू पाई आर हो जाएगा ना। सिंपल ऐसा, ये लाइन को ध्यान रखो आप कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन और लीनियर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल जीरो था, एक ही जगह पे टेंजेंशियल आ गया, और एक सर्किल में टू पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एन सर्किल अगर करेगा तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। कि यहां से अगर हम देखें तो आपकी इससे, ओहो कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या, वेट फॉर मिनट। हाँ, यहां से अगर आप देखो तो यहां से टेंजेंशियल आ गया, तो टेंजेंशियल एक्सेशन की वैल्यू आपकी ये आ गई, टेंजेंशियल एक्सेशन की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर बाई फोर पाई, है ना, एन आर, फोर पाई एन आर आ गया। तो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, आप देखो जरा सा, वी नॉट स्क्वायर बाई फोर पाई एन आर, ऑप्शन मैच कर ही नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता। ऑप्शन अगर मैच कर भी रहा है तो वो गलत मैच कर रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल जो एक्सेशन होता है इसकी यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे तो ये एंगुलर एक्सेशन अल्फा पूछ रहा है ना, जिसकी की एंगुलर एक्सेशन की अल्फा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगी। आपने तो एटी निकाल लिया, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि एटी और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, एटी इक्वल टू अल्फा आर होता है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू एटी बाई आर हो जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंशियल को आप आर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दो डी ऑप्शन मैच कर रहा था इससे, लेकिन वो गलत आंसर है, वो आपको मिसगाइड करने के लिए था कि आप गलती से एटी तो नहीं निकाल रहे हो कहीं, जबकि निकालना तो रेडियन पर सेकंड में है, तो एटी तो मीटर पर सेकंड में होता है। तो एक आर और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर बाई फोर पाई एन आर स्क्वायर आ गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो आप ध्यान रखना टेंजेंट के अलावा ना आप सारे वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। बाद में एक बार टेंजेंशियल आ जाएगा तो सब में रिलेशन तो आपको पता ही होता है कि भाई वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो वी आ गया तो ओमेगा आ जाएगा, और ए टी इक्वल टू अल्फा आर होता है, तो अगर ए टी आ गया तो अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसका। इसका उल्टा भी कर सकते थे, पहले अल्फा निकाल लो, सीधे भी निकाल सकते थे, हाँ, लेकिन फिर वो कन्वर्ट पहले करना पड़ता है आपको, तो इससे अच्छा यही सही है। हाँ, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो गया। हाँ, तो इससे थोड़ी सी क्लैरिटी भी आई कि क्या करना है एक्चुअली आपको। ठीक है, ये आपका गैस। हाँ, ये बताओ जरा सर क्या होगा।
इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो फटाफट ही सॉल्व होना चाहिए। अरे इसका तो आंसर बताओ, ये तो बहुत आसान है। हाँ ऋतिका, सही आंसर है ना, एक लाइन का क्वेश्चन है, तो देखो पहले तो डिसाइड करो कि सर्कुलर मोशन कैसा है। तो ये बोल रहा है कि भाई इतनी स्पीड से ही मूव कर रहा है, वो स्पीड चेंज नहीं हो रही तभी तो इतनी स्पीड दिया हुआ है इसने, अदरवाइज तो स्पीड बता ही नहीं सकता था अगर चेंज होती रहती तो मतलब ये सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो एक ही एक्सेशन होता है, सेंट्रीपिटल, जो कि स्पीड के स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है, बस हो गया सॉल्व। तो वी जो होगा वो 4 है और आर की वैल्यू 2 है, मतलब एक्सेशन की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, है ना। सेंट्रिपिटल एक्सेशन पूछ रहा है ये, यूनिफॉर्म में तो एक ही एक्सेशन होता है सेंट्रिपिटल, टेंजेंशियल तो नॉन यूनिफॉर्म में होता है। इसमें ऐसा क्या है ना, इलेक्ट्रॉन भी जब रोटेट करता है तो सेंट्रिपिटल एक्सेशन तो लगता ही है ना, रिवॉल्व करता है तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो 8 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको कर लो सॉल्व जरा। हाँ एक चीज और थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होता है, सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होगा, मतलब कितने टाइम में एक पूरा सर्किल करेगा, टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। वो हम लिख लेंगे 2 पाई r/v, 2 पाई r पेरिफेरी हो जाएगी, वी से ट्रेवल कर रहा है, या v/r ओमेगा होता है, तो 2 पाई/ओमेगा भी ले सकते हैं इसमें, है ना। तो इससे आप देख लो थोड़ा सा, इसको यूज करो इसमें आप। अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है बेटा, इसमें ध्यान रखना।
इसमें आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, नियरली बोला भी हुआ है इसने, इज नियरली, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है नियरली। सही है रितिका आपका आंसर, your answer is correct. हाँ देखो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है कि भाई जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसी तरह से तो हो जाएगा ये, है ना, कि भाई एक जो क्लॉक आपकी होती है उसका एक सर्कुलर फेस होता है, और यहाँ पे आपकी सेकंड हैंड है कोई, है ना, इस जगह पे क्या आ गया, इसलिए आपकी सेकंड हैंड आ गया ऐसे। तो सेकंड आर्ट यहाँ से स्टार्ट मान लो ले लो, कहीं पे है 12 पे है ना, ये सेकंड वाली हैंड है। तो एक इसके टिप की स्पीड ही तो पूछ रहा है कितनी होगी, अगर ये सेकंड हैंड है तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो आपको पता है सेकंड हैंड जो पूरा एक सर्किल जब ट्रेवल करेगा तो उसको जो टाइम लगेगा वो 60 सेकंड लगेगा। टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड हैंड जो होता है वो 60 सेकंड होता है, बस इसे सॉल्व हो जाएगा। और टाइम पीरियड की वैल्यू अभी आपने बोली 2 पाई r/v होती है, तो दिस 60 सेकंड इज इक्वल टू द 2 पाई r/v। तो v निकालना है, मीन्स ये आपका हो गया 2 पाई r/60 आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो पाई वगैरह की, तो v इक्वल टू 2 पाई की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 3.14 इंटू आर। इसने वही बात है कि जो इसका लेंथ होगा वही तो रेडियस होगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने सेंटीमीटर पर सेकंड में ही पूछा हुआ है। टाइम लिख दो भाई, टाइम पीरियड आपका 60 था ही, बस इससे सॉल्व कर लो आप, है ना। तो इससे सॉल्व करोगे तो नियरली ये जो वैल्यू आएगी ना 1.046 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल हो जाएगी।
तो ई ऑप्शन मिलेगा, करेक्ट है ना। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार्टिंग में ही इंक्लूड कर लेना। उस टाइम मैं भूल जाऊंगा बताना आपको, मतलब बहुत बहुत इजी चीज है इसलिए नहीं बताया होगा। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि टाइम पीरियड होता है ना। तो सेकंड हैंड का जो टाइम पीरियड होगा वो 60 सेकंड हो जाएगा। जो आपकी मिनट हैंड होगी उसका टाइम पीरियड 60 मिनट्स हो जाएंगे, है ना। जो आवर हैंड होगी उसका टाइम पीरियड 12 आवर्स हो जाएंगे। एक जो चक्कर लगाता है कितने टाइम में, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। वैसे सेकंड हैंड जो होता है एक एक चक्कर में 60 सेकंड ही तो ट्रेवल करता है। मिनट हैंड 60 मिनट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी टिप की स्पीड हम निकाल सकते हैं कि जो टिक टिक करके आगे जा रहा है किस स्पीड से जा रहा है आगे, है ना। तो जस्ट आपने निकाल लिया ऐसा से। क्या चीज पूछा हो गया ध्यान रखना कि वी पूछा हुआ है, ओमेगा नहीं पूछा हुआ है। तो जब कोई चीज सर्कुलर मोशन होती है तो उसका ओमेगा भी पूछते हैं कई बार, इसका जो ओमेगा होगा वो कितना होगा। एक बार वी आ गया तो ओमेगा आ ही जाता है आपका, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर ही तो होता है ना। तो वी से आ गया तो ओमेगा आ ही जाएगा आपका। हाँ ये भी मत करो आप, करेंगे इससे थोड़ा सा बाद में। हाँ ये कर लो थोड़ा सा। आरपीएम मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट।
हाँ ऋतिका योर आंसर इज करेक्ट, सही बोल रहे हो आप इसमें। देखो पहले क्या दिया हुआ ध्यान रखना कि सबसे पहले हम निकालेंगे ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है, व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर स्पीड, इसको हम ओमेगा नॉट बोलते हैं। तो ये लेकिन प्रॉब्लम है ना कि आरपीएम में दिया हुआ है, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 पाई इंटू एन 1800 बाई 60। ये करना जरूरी है ना, क्योंकि रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आंसर सही नहीं आएंगे आपके। तो यहाँ से आपका 60 पाई तो आ गया, ये जीरो कैंसिल, 60 पाई आ गया रेडियन पर सेकंड। ये तो इनिशियल एंगुलर स्पीड था। अब फाइनल एंगुलर स्पीड ले लेते हैं। फाइनल एंगुलर स्पीड कितना होगा, फाइनल एंगुलर स्पीड को ओमेगा लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 पाई एन, एन की वैल्यू आप लिख लोगे 3000 बाई 60, ये कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ से 50 इंटू 100 पाई आ गया, मतलब स्पीड 60 पाई से 100 पाई रेडियन पर सेकंड हो गई। तो कुछ अल्फा होगा, तो आपको इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लिख लो, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो फाइनल ओमेगा तो 100 पाई हो गया, इनिशियल आपका 60 पाई था। अल्फा तो आपको निकालनी है कि एंगुलर एक्सेशन कितना होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, और टाइम जो दिया हुआ इसमें जो टाइम लगा वो 20 सेकंड लग गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई है ना। तो अल्फा की वैल्यू जब आप निकालोगे इससे, तो ये पाई के टर्म्स में 2 पाई आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो वैसे ही तो कर रहे हैं जैसे पहले करते थे हम, बस सेम इक्वेशन लगाया मैंने कि भाई इतनी स्पीड पहले थी, अब इतनी हो गई है, टाइम इतना लगा तो ये कितना होगा, एक ही जगह पे अल्फा पूछ लिया इसने। लेकिन ये कन्वर्जन जरूरी है कि जब भी आरपीएम में हो तो सॉल्व करने से पहले आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट जरूर करना, नहीं तो अननेसेसरी फिर आंसर कोई मैच नहीं करेंगे। आपको लगेगा पाई कहाँ से आ गया, तो पाई तो आने ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं आती है, लेकिन बस वो ये है कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको इसके। अभी मैं इसको भी करवाऊंगा, पहले इसके पहले ये कर लूंगा, इसके बाद फिर उस पैनल सही रहेगा।
हाँ रितिका, ये तो नहीं, ये नहीं होगा बेटा। रितिका, इसका आंसर सी होगा। ये ध्यान रखना आप इसमें, ये ए आंसर सही नहीं है, सी आंसर इज करेक्ट। इसने क्या बोला हुआ है, ए कार इज ट्रैवलिंग विथ लीनियर वेलोसिटी वी। कोई कार आप बना लो, सर्कुलर रोड पे मूव कर रही है, थोड़ा डायग्राम बना लो तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। धीरे धीरे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन फिलहाल आप ऐसा बना लो कि कोई कार है जो कि सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है ना, ये कोई कार है आपकी, और इसकी किसी इंस्टेंट में वी वेलोसिटी है, और ये स्पीड चेंज हो रही है एट अ रेट ऑफ दिस। मतलब ये चीज आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है ना, मतलब स्पीड जो हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब इसमें कुछ टेंजेंशियल होगा। और सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल तो होता ही है ना, तो दोनों का रिजल्टेंट ही तो पूछा हुआ है, नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन अभी आपने पढ़ा है कि नेट एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ए नेट लिख लो आप, ये आपका हो जाएगा ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर। ए टेंजेंशियल तो इसने दिया ही हुआ है, इस रेट से बढ़ रहा है। सेंटीमीटर हम जानते हैं, सेंटीमीटर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर होती है, तो प्लस आपका वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, ये ध्यान रखना बस कि भाई अगर इंक्रीज हो रहा है ना, स्पीड इंक्रीजिंग, तो ये जो सर्कुलर मोशन है नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में सेंटीमीटर तो होता ही है, टेंजेंशियल भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आ जाएगा। तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना आपको, सिंपल सम नहीं, तो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है तो रिजल्टेंट निकालेंगे। नेट एक्सेलेरेशन, ये आपका सी आंसर आ गया, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, अगर वो सॉल्व कर लिया मीन्स आपको सब कुछ आ गया, तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी करेंगे बाद में, पहले इसको कर लो। मतलब क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, वो ध्यान रखना बस में। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन।
हाँ ऋतिका, वेरी गुड, सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मतलब आपको पूरा चीज आ गया, सही आंसर दिया आपने। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन वी ऑफ द मीटिंग। इसको एक क्वेश्चन को ध्यान देना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का इसमें रिवीजन होगा इस क्वेश्चन में, सारे चीज आ जाएगी। तो देखो, आप पहले एक सर्किल बना लिया करो हमेशा, है ना, सबसे पहले फुर्सत में तो एक सर्किल बना लो अगर सर्कुलर मोशन है तो, ऑफ रेडियस आर, यहाँ पे कुछ इसकी स्पीड टेंजेंशियल वी, इतना बना लो, बाकी बाद में करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ की रेडियस 5 मीटर है, मतलब आर इज 5 मीटर। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, मतलब 80 की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। एंड नेट एक्सेलेरेशन मेक्स 30 डिग्री एंगल। टेंजेंशियल है मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ऊपर लिख लो नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होगा तभी तो टेंजेंशियल होगा। तो इसमें दो एक्सेलेरेशन हो जाएंगे, एक तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा और एक आपका टेंजेंशियल हो जाएगा। तो जो टोटल एक्सेलेरेशन होगा वो इस तरह से होगा। और ये एंगल इसने दिया हुआ है कि टोटल एक्सेलेरेशन, जो नेट एक्सेलेरेशन है, वो सेंट्रीपिटल से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो थीटा 30 डिग्री, तो अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो टेन थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये AC/AT होता है, सॉरी AT/AC होता है। तो थीटा तो 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री पुट कर दिया हमने। AT आपको दिया ही हुआ है, 10 है, यहाँ से AC आ जाएगा, तो यहाँ से AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10√3 आ जाएगी मीटर/सेकंड स्क्वायर। और इसने बोला कि भाई अब अगर AC की वैल्यू पता है तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि भाई इस इंस्टेंट में V की वैल्यू कितनी होगी। तो AC की वैल्यू हम जानते हैं कि V²/R ही तो होता है ना, और R की वैल्यू 5 मीटर है, तो यहाँ से V² की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10√3, है ना, ये कितना हो जाएगा इसलिए आपका 5 × 10√3, है ना, मतलब 50 × √3, मतलब 50 × 1.73 आप ले लो। तो 50 × 1.73 आप करोगे ना, तो कुछ √86 आ जाएगा। तो देख लेना कैलकुलेट करना, तो ऑलमोस्ट ये 9 के पास आएगा आंसर। तो ये चीजें जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी आपके 9.3 मीटर/सेकंड। तो 86 9 का स्क्वायर ही तो हो जाएगा 81, तो उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब देखो कैसे किया मैंने, पहले मैंने ये देखा कि क्या चीज गिवन है, वो लिख लिया, फिर थोड़ा सा डायग्राम बना लिया, और फिर ये फॉर्मूला यूज किया तो AC आ गया। और AC तो पूछा नहीं था, आपसे V पूछा था, तो AC V²/R के इक्वल होता है। तो यहाँ से V निकाल लिया, 9.3 आ गया। अब वही ऑर्डर देखना होता है कई बार आपको, कि भाई √86 आ गया, तो कैलकुलेशन करने के लिए आप देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो उसी के आसपास ही होगा ना, बाकी तो हो ही नहीं सकता। तो 9.3 आपका आंसर आ गया मीटर/सेकंड। तो ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है ना। तो दिस वे वी कैन अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज जो हमने पढ़ लिया, वी हैव कवर्ड द सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन डायनामिक्स, जिसमें कि हम फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, है ना। तो सर्कुलर मोशन डायनामिक्स होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।